त्यसै गरी एकजना मधेस मामिलाका जानकारसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र अहिले ढिलो नगरी हामी स्वागत गर्छौँ टेकबहादुर साक्य प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो, हेलो, स्वागत छ यहाँलाई बिहानी बहसमा। हजुर, गुड मर्निङ, नमस्ते। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। अब तपाईँले टिकटको लागि नै दौडधुपमा हुनुहुन्छ भन्न चाहिँ यसमा दुईमा छैन। अब त्यहाँबाट अब गठबन्धनको सरकार पनि छ, तपाईँले टिकट पाउँछ भने कति प्रतिशत आशावादी हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न जनतालाई। अहिले अब यो गठबन्धनको सरकार छ र यो संसद पनि विघटन भइसकेको अवस्था हो। हजुर, सरकार गठबन्धन सरकार हो र अहिले एक दुई दिनभित्र नै गठबन्धनले तपाईँको देशव्यापी रूपमा 165 निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्। हजुर, सङ्घीय निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी तय गर्ने भन्ने एउटा उच्च मानसिकता र मनोबलका साथ गठबन्धन अगाडि बढिरहेको छ र मिटिङहरू छलफलहरू भइरहेको छ। र त्यसै क्रममा म पनि पत्रकारबाट नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सङ्घीय निर्वाचनमा मेरो नाम सहमतिका साथ आएको भने र एउटा युवा हुँदै गर्दाको अवस्थाले अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिमा जुन किसिमको फरक ढङ्गको वितृष्णा र युवा माझमा जुन किसिमको राजनीतिक वितृष्णाको कारणले गर्दाखेरि त्यो ढङ्गलाई समेट्नको लागि र त्यसलाई समेट्ने बाचाका साथ म पनि एउटा छु र मलाई विश्वास जनमतको आधारमा जनता शक्तिको आधारमा युवाको आधारमा मलाई नै उपयुक्त पद ठानेर मलाई मोर्चाको सवालमा बढाउने विश्वासका साथ म अगाडि बढिरहेको छु। अब तपाईँले यहाँ जनताको लहर छ तपाईँको प्रति, हामी चाहिँ त्यसमा दुईमा छैनौँ, तर त्यो केन्द्रबाट तपाईँले नै टिकट दिन्छ भने चाहिँ के आधार छ त? यहाँ गठबन्धनमा चाहिँ अरू दलको दाबी छ, यो प्रसाद जिल्लामा भने चाहिँ अरू दलले हाम्रो पकड राम्रो छ, हामी त्यहाँ प्रसाद जिल्लामा हामीले नै पाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँ यत्तिका आशा बोकेर त्यहाँसम्म जानुभएको छ। केन्द्र लेभलबाट केही सकारात्मक कुराहरू भएको छ तपाईँप्रति? यसमा एउटा के तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण जनता पक्षवासीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु भने निर्वाचन एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, एउटै निर्वाचन केही समयको फरक अगाडि गर्नु, केही निर्वाचन केही मिनेट केही घन्टाको फरकमा गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ परिणामहरू फरक ढङ्गको आउने एउटा अभ्यास विश्वको इतिहासमा एउटा अभ्यास। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई उम्मेदवारी किन भन्ने सवालमा म तिर्न चाहन्छु भने गठबन्धनको औचित्य के हो, त्यहाँनिर म गठबन्धनका शीर्ष तहका नेताहरूलाई म प्रश्न राख्न चाहन्छु। गठबन्धनको औचित्य जो समाजबाट तिरस्कृत, जो समाजले एक्सेप्ट गरेको छैन, जसलाई समाजले मानेको छैन, जसले समाजप्रति सिङ्गो भाँचेको छैन, समाजको परिवर्तनको लागि सिङ्गो भाँचेको छैन, युवा बेरोजगारीको लागि कुनै दिनमा सदनमा बोलेको छैन, तत्त सभा सम्मेलनमा बोलेको छैन भने गठबन्धनको औचित्य पुराना नेता र नेतृत्वले मात्रै ट्याक्टर अगाडि बढाउने हो भने मेरो भन्ने केही छैन। यदि त्यो ढङ्गबाट अलिकति के अरे तपाईँको चाहिँ परिवर्तनकारी ढङ्गबाट समाजलाई समेट्न सक्ने, समाजको हरेक दुख सुखमा साथ दिन सक्ने, भोलि समाजको एउटा चाहिँ सही गन्तव्यमा जान सक्ने, युवालाई समेट्न सक्ने, यी सम्पूर्ण समस्यालाई चाहिँ एउटा ढङ्गको चाहिँ तपाईँको एउटा ढङ्गबाट चाहिँ एउटा उ गर्न सक्ने एउटा युवा परिवर्तनको स्रोत युवालाई अगाडि बढाउने ढङ्गबाट चाहिँ गठबन्धन अगाडि बढ्छौँ नि गठबन्धनले जित निकाल्न पनि अलिक सुलभ र सहज हुन सक्छ, वातावरण बन्न सक्छ। होइन गठबन्धनको नाममा चाहिँ तपाईँको यी लामो समयदेखि जनताबाट तिरस्कृत भएर बसेका व्यक्ति र प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको बचाउने काम गर्छ र त्यस्ता उम्मेदवारहरू अगाडि बढाउने काम गर्छन्। मलाई लाग्छ त्यसको परिणामहरू सही नआउने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ मेरो बुझाइ छ। रह्यो कुरा म पनि गठबन्धनको एउटा चाहिँ एउटा उम्मेदवारको हिसाबले, एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले, आज म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यको एउटा जिम्मेवार पदमा रहेको हुनाले मलाई पार्टीलाई जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको अरम प्रदान गर्छ, जुन किसिमको तपाईँको चाहिँ एउटा निर्देशन दिन्छ, त्यो निर्देशन अनुसार म हिँड्ने पर्छ, त्यो म हिँड्न पनि तयार छु। अब यो कुरा गरिरहँदाखेरि
त्यहाँबाट तपाईँको कुराबाट हामीले पक्कै नपक्कै केही कुराहरू भएको होला भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यता जिल्ला तहमा तपाईँहरूको गठबन्धनका रहेका शीर्ष नेताहरूबीच कहिलेकाहीँ बसेर कुराकानी भएको छ कि नै, कि फलानुलाई टिकट दिने अथवा फलानुलाई टिकट दिँदाखेरि सहकार्य गर्ने, सहयोग गर्ने भनेर कुराहरू हुन्छ कि नै, कि मात्र गठबन्धन केन्द्रमै सीमित छ? त्यो ढङ्गको कुराहरू पनि जिल्ला लेभलमा पनि भएको छ। साथीहरूसँग, गठबन्धनका केही साथीहरूसँग, तत्त्व साथीहरूसँग, अर्थ राजनीतिक साथीहरूसँग, जिम्मेवार साथीहरूसँग कुराहरू, विषय प्रवेशहरू भएको हो। र त्यसैको आधारमा पनि लगभग अब कुरा केन्द्रमा पनि केही कुरा मिल्न आउँछ र केन्द्रमा पनि हाम्रो अलिकति सहकार्य कुराहरू, संवादहरू, साथीहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ गठबन्धनमा, काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस, तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र यी अर्थ राजनीतिक साथीहरूसँग, जिल्लाको प्रत्येक साथीहरूसँग समय अनुसारको, परिस्थिति अनुसार र माग अनुसारको चाहिँ संवादहरू भइरहेको छ। र अहिले त्यही ढङ्गबाट अलिकति गठबन्धनमा के देखिरहेको छ भने लगभग मैले जानकारी पाएसम्म हिजोसम्ममा 125 निर्वाचन क्षेत्रको टुङ्गो एउटा चाहिँ सहमति जानकारी आएको छ साथै। र बाँकी अलिकति समस्या देखिएको छ मध्य प्रदेशको 32वटा निर्वाचन क्षेत्र लगायत केही स्थानहरूमा केही समस्या देखिएको छ। र कुनै ठाउँमा 2टा दलको, कुनै ठाउँमा 3टा दलको चाहिँ दाबी रहेको छ। त्यो दाबी स्वाभाविक पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि म गठबन्धनका शीर्ष नेताजीहरूलाई मेरो सुझाव पनि कहाँनिर रह्यो भने गठबन्धनको नाममा जनतासँग जोडिएका र जनताको भावनासँग नजोडिएका नेता र नेतृत्वलाई सुरक्षा दिने र उम्मेदवारी बनाउने भन्दा पनि तपाईँको ग्रासमा गएर सम्पूर्ण गुप्त सूचनाहरू सङ्कलन गरेर विभिन्न संयन्त्रहरूले बुझेर कस्तो जनमत राम्रो छ, कसले तपाईँको चाहिँ विजय निश्चित गराउन सक्छ र जनताको चाहना कहाँनिर छ त्यहाँनिर चाहिँ गएर उम्मेदवारी दिन सक्दाखेरि उम्मेदवारी त्यो अलिकति सकारात्मक खालको उम्मेदवारी दिन सक्ने सम्भावना गठबन्धनको रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू यसप्रति तनाखमा हुनुहुन्छ, जो कार्यदलमा हुनुहुन्छ, जो शीर्ष लेभलमा अध्यक्ष लेभलका शीर्ष नेताजीहरू बस्नुहुन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू यसप्रति चनाखो पनि हुनुहुन्छ। त्यसैको कारणले त्यसै आधारमा ठिक चाहिँ वर्षाको क्षेत्रमा 4 सवालमा चाहिँ गठबन्धनबाट म उम्मेदवार हुन्छु कि जस्तो मैले अलिकति आवाज चाहिँ पाइरहेको छु। अब तपाईँ आफै त्यहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ धेरै, हामी तपाईँसँग छोटकरीमै कुराकानी गर्छौँ। अब हिजोकै कुराकानी गरिरहँदाखेरि अलिकति दिनभरिको चर्चाको विषय बन्यो राष्ट्रपति कार्यालय र नागरिकता विधेयक अस्वीकृति भनेर। यहाँहरूले केन्द्रसम्मको तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँको प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ यो नागरिकता विधेयकप्रति र राष्ट्रपतिको कदमप्रति? के कुराहरू ठिका छन् कि नै? अब यसमा यो घटनाले हिजोदेखि अलिकति देश जनता तरङ्गित भएको मैले पाएको छु। हजुर, एउटा यो देशको म एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भन्नुभन्दा पनि म देशको जिम्मेवार नागरिक भएको हिसाबले म यो देशको जिम्मेवार नागरिक, जिम्मेवार सिपाही र यो देशको जिम्मेवार सेवक भएको आधारमा म के भन्न चाहन्छु भने यो अलिकति यो फरक ढङ्गको अभ्यास जुन अभ्यास भयो यो अभ्यासले देश र जनता तरङ्गित भएको अवस्था छ। यो संविधान जुन हामीले हजारौं जनताको बलिदान, सयौं जनताको अङ्गभङ्ग, हजारौं जनताको अङ्गभङ्ग र जुन किसिमको शहादत प्राप्त एउटा चाहिँ ठुलो इतिहास लेखेर ठुलो जनमानसको उपस्थितिमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ संविधान निर्माण भयो र एउटा चाहिँ देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि, समावेशितामा गइसकेपछि, समानुपातिक ढङ्गमा गइसकेपछि जुन किसिमको देशले र जनताले पोल्टै फेर्ने जुन अवस्था थियो, अहिले यहाँनिर अलिकति यहाँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिरहेको छु। अब यसमा संविधानका पालक यो देशको राष्ट्रपति तपाईँको यो देशको शिर हो, यो देशको शान हो राष्ट्रपति। र यो संविधानको पालक पनि उहाँ नै हो। संविधानले यही नै उल्लेख गरेको छ, संविधानले यही नै हामीले पढेका छौँ र यो देशको राष्ट्रपतिबाट नै यो देशको संविधानमाथि जुन किसिमको एउटा चाहिँ
एउटा कुठाराघात जस्तो देखिरहेको छ। जुन कुरा संविधानले परिकल्पना पनि गरेको छैन, कुनै विधेयकलाई एकपटकसम्म मात्रै पुनर्विचारको लागि तपाईँको प्रतिनिधि सभामा चाहिँ फर्काउन मिल्ने र दोस्रो पटकलाई चाहिँ नमिल्ने जुन किसिमको संविधानमा व्यवस्था गरेको थियो उहाँले फिर्ता गरिदिनु भयो। अब अहिले संवैधानिक सङ्कट परेको अवस्था छ। यो जान्नै परेको छ, हरेक नेपाली जनताले जान्नै पर्ने कुरा छ। संवैधानिक सङ्कटमा परेको छ, संविधानलाई कुल्चन भएको छ, संविधानको खिलाफ भएको अवस्था छ र त्यसैले अहिले तपाईँको सदन पनि तपाईँको सकिएको छ। अब यसको एउटै विकल्प भनेको के हो भने यसको न्यायालयमा जाने भन्दा अरू विकल्प छैन। त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईँको रेडियो च्यानल मार्फत सम्पूर्ण वर्षवासी सम्पूर्ण अहिले सुनिराख्नुभएको सम्पूर्णलाई म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु, संयमित भएर यो विषम परिस्थिति छ र यो परिस्थितिमा संयमता अप्नाएर कानुन छ, यो देशमा छ, कानुन छ, संविधान छ र यसका कानुनमा आजदेखि अथवा मलाई जहाँसम्म छ आज नै तपाईँको सरकारको तर्फबाट चाहिँ सर्वसम्मतमा सायद एउटा निवेदन जान्छ यो यस विषयमा र यसमा चाहिँ कानुनी बाटो खुला गर्ने हामीले विश्वास गरौँ। म पनि विश्वास गर्छु झडप नगरेर देशमा यस्ता परिस्थितिहरू आइ नै राख्छन् समय समयमा र यसलाई चाहिँ हामीले संयमित भएर सम्पूर्णहरूले चाहिँ संयमित भएर यसलाई अलिकति पार लगाउन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अहिले जुन राजनीतिक कुराहरूमा अहिले संवैधानिक सङ्कट आउँदाखेरि यसको धारणा के छ भने जुन नेपाली आमाले नेपालको लागि पाइसकेको अवस्थामा उसबाट जन्मेको बच्चाहरू किन नपाउने? नेपालीले तपाईँको नेपालको संविधानले तोके अनुसार संविधानको मौलिक अधिकारभित्र पर्ने अधिकार अन्तर्गत हो। आमा बुबाले जन्मसिद्धको आधारमा त्यो त हुनु नै पर्छ। यो एउटा प्रकृतिको सिद्धान्तले पनि त्यही हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति राजनीतिकरण गरिएको हामीले पाएको छौँ, आवाज भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म विश्वास छ यसले संवैधानिक सङ्कट दिइरहेको छ। सर्वोच्च न्यायालयले चाहिँ यसको चाहिँ छुनौती गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास गरौँ। तपाईँ आफै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ यति महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद र तपाईँसँग अब छुट्टिन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टेकबहादुर साक्य र अब हामी लाग्छौँ मधेस मामिलाका जानकार शिपु तिवारीसँग कुराकानीको क्रममा र उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ टिकटको बारेमा र हिजोको दिनभरिको चर्चाको विषयका कुरा, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, नागरिकता विधेयक र दिनभरिका प्रदर्शनको बारेमा। र त्यही विषयमा अब हामी चाहिँ मधेस मामिलाका जानकार र मधेसबाट उहाँले दशकौँसम्म कलम चलाउनु भएका पत्रकार शिपु तिवारीसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँ चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र ती राजनीति पृष्ठभूमिभन्दा बढी उहाँ चाहिँ मधेस मामिलाका जानकार पनि हुनुहुन्छ र कानुनका भनौँ न एउटा रक्षक र कानुनी प्रक्रियाका पनि जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। शिपु तिवारीलाई हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिराखेका छौँ र उहाँसँग हिजोको दिनभरिको तनावपूर्ण स्थिति र संविधानै नमान्ने राष्ट्रपतिको यो कदमलाई कसरी हेर्नु भएको छ र अब के हुन सक्छ त, जनता समाजवादी पार्टीको आगामी रणनीति के गर्न सक्छ त, नागरिकता विधेयक पास हुन्छ कि हुँदैन र संवैधानिक अधिकार समयसीमा सकिएको छ र अब यी समयसीमा सकिरहँदाखेरि केही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा शिपु तिवारीसँग कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्दैछौँ। यतिखेर मधेस मामिलाका जानकार शिपु तिवारी हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो, स्वागत है आपका बिहानी बहस में। धन्यवाद। अब हम लोग काल का जो मामला देखें, यहाँ दिन भर तनावग्रस्त स्थिति रहा, जनता समाजवादी पार्टी भी सड़क पे आ गया, राष्ट्रपति का पुतला दहन करने लगा, राष्ट्रपति के विरोध में नाराबाजियां हुई, दिन भर की जो दृश्य हम लोग देखे उससे हम लोग क्या आकलन कर सकते हैं? ये राष्ट्रपति का कदम कैसा लगा आपको? आप तो मधेश मामला का जानकार भी हैं, दर्शकों तक यहाँ से पत्रकारिता करते हुए आए और मधेशवादी दल से आबद्ध भी हैं, आप कैसे देखें इसे? देखिए, इसको तीन तरीका से समझा जाए। पहला तो नागरिकता विधेयक जो था, जिन लोगों की जरूरत थी, जिन लोगों की आवश्यकता थी, उन लोगों के साथ बहुत बड़ा प्रहार हुआ। जो ये लोग नागरिकता के
न होने के कारण समस्याग्रस्त हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, जिनको कहीं नौकरी लेना है, एक मोबाइल का सिम भी लेना हो, बैंक में अगर उसको अकाउंट खोलना हो, बाहर जाना हो, तो उसका जीवन बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम लायक नहीं है आज के समय में। तो ये तो सबसे बड़ा दुखद प्रहार उसके ऊपर हुआ। दूसरा, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन लोगों का अपना अपना विचारधारा होता है और अपने समय पर जो सत्ता में होते हैं उनके लिए ठीक होता है, जो विपक्ष में होते हैं उनके लिए खराब होता है। यही अध्यादेश केपी ओली लाए थे, उस समय उनके लिए ठीक था। इस समय वो विपक्ष में है तो उनके लिए ठीक नहीं है। जहां तक इस विधेयक को भेजा गया राष्ट्रपति के पास पहली बार, राष्ट्रपति को कुछ आपत्ति थी उस पर, उन्होंने उसको वापस कर दिया। वापस होने के बाद फिर सदन ने दोबारा उसको भेजा। उस समय विपक्ष में केपी ओली थे, ना सदन में कोई चर्चा हुई, ना सदन में इस पर उन्होंने कोई विरोध प्रकट किया, ना कोई सुझाव दिया। एकदम चुपचाप होके इंतजार करते रहे कि समय पर हम इसका बदला लेंगे। जबकि होना ये चाहिए था कि जब दोबारा विधेयक सदन में आया तो सदन में उस पर जो भी बात हो सकती थी उस पर छलफल करते, चर्चा करते, संशोधन करते, पास करते या फेल करते। तो वो चीज नहीं हुआ। दोबारा फिर पास होके राष्ट्रपति के पास गया। संवैधानिक नियम के अनुसार नेपाल में राष्ट्रपति जो है वो कार्यकारी अधिकार नहीं होता, वो अलंकारी अधिकार होता है। तो उसके हिसाब से दूसरे बार भेजने के बाद राष्ट्रपति को स्वतः पारित करना चाहिए। अब नहीं पारित करने के संदर्भ के बाद यह एक इतना गलत संदेश गया और इतना गलत परिपाटी शुरू हो जाएगा कि जो संविधान में अधिकार मिला हुआ है, किसी बात पर सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन संविधान के अनुसार देश चलता है, व्यक्ति के अनुसार देश नहीं चलता। कल राष्ट्रपति कोई और हो सकते हैं, सत्ता में कोई और हो सकता है, विपक्ष में कोई और हो सकता है। जिसके पास बहुमत है, लोकतंत्र संख्या का खेल है, जिसके पास संख्या है, जिसके पास बहुमत है, वो अपने अनुसार का विधेयक पास कराएगा। और राष्ट्रपति चूंकि अलंकारी है तो एक बार फिरता कर सकते हैं, दोबारा उनको पास करना, यही नेपाल का संविधान है। अब उसको न मानकर यह जो चलन शुरू हुआ, इसके बाद तो जो बड़े लोग हैं उन लोग, इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग कानून का पालन करेंगे तो देश के बाकी लोग पालन करेंगे। छोटे छोटे लोगों में जागरूकता आएगा कि हम कानून न तोड़ें, हम नियम का पालन करें। लेकिन देश का सबसे प्रथम नागरिक और प्रथम नागरिक द्वारा ही संविधान की हत्या की जाए, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में आगे संविधान के रक्षक कैसे होंगे, कौन पालन करेगा, उस संविधान को मानने वाले, उसके निष्ठा पर अपना जान देने वाले लोग कैसे होंगे। तो सबसे बड़ा चीज यहाँ संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है। जिनको नागरिकता नहीं मिला वो पीड़ित थे, पीड़ित है, उन पर राजनीति होते रहेगा, शोषित लोगों को शोषित किया जाते रहेगा। लेकिन अब जो संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तो आप तो मधेश मामला का जानकार भी हैं, खास करके ये मुद्दा मधेश की राजनीतिक कर्ताओं ने उठाते आए हैं और सदन में भी उन्हीं का ये उठाने से आगे बढ़ा था। अब क्या लगता है आपको, ये मुद्दा अब समाधान नहीं हुआ, राष्ट्रपति ने तो संविधान से ही अलग जाके निर्णय कर ली, इससे अब मधेश का राजनीतिक दल पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है कि? देखिए, नागरिकता समस्या मधेशियों की समस्या है, ये बात ठीक है, लेकिन पहाड़ में रहने वाले भी लोग, उन लोगों को भी नागरिकता समस्या है। जैसे पिछले डाटा हम लोग देखें तो पिछले बार नागरिकता जब वितरण किया गया उस समय मधेश के लोगों से ज्यादा पहाड़ के लोगों को मिला। जी जी। तो ये तो एक हर लोगों के लिए है कि जो भी नागरिकता से वंचित है, जिनके आमा बुआ को जन्म सिद्ध नागरिकता मिल चुका है, उनके बेटा को नहीं मिला है, अंगीकृत की समस्या है। तो ये देश के हर नागरिक की समस्या है। लेकिन इसको मधेशवादी दल या माओवादी कहा जाए, सबसे पहले माओवादी द्वारा उठाया गया, बाद में मधेशवादी दल इसको अपना लिए। तो उन लोगों के द्वारा जोर शोर से उठाया गया इस मुद्दा को, और ये ज्वलंत मुद्दा, इसका समाधान होना चाहिए। लेकिन अब नहीं होने के जगह पर जो उसके शुभचिंतक हैं उस समुदाय के, वो तो इस पर विरोध करेंगे, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है।
और इससे नेपाल में फिर द्वंद्व का सृजना होने की आशंका है। अब विद्रोह का बावजूद भी नेपाल का संविधान जारी हुआ। अब फिर आपको ये नहीं लगता, आप तो जानकार व्यक्तित्व हैं, मधेश मामला साथ साथ राजनीति में आपका दिलचस्प उतना ही रहता है, अब फिर से मधेश लगायत ये अधिराज्य में ही विद्रोह का जो राष्ट्र प्रमुख से ही उसे न्योता दिया गया है, ऐसा तो कह के कितना लोग अपना मत जाहिर कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, विद्रोह की तो शुरुआत हो चुकी है। अगर संविधान, मधेसी लोग तो पहले ही बोल चुके कि हम लोग संविधान नहीं मानते हैं, त्रुटिपूर्ण है। जिस तरह शॉर्टकट रास्ते से और फास्ट ट्रैक रास्ते से इसको जारी किया गया, एक एक बूंदा पर छल फल करके और पूरा देश का मन लेके किया जाता तो ठीक रहता। मेरा तो ये मानना है कि जब यही करना था तो दो बार संविधान सभा की बैठक न करके दुनिया भर के जो संविधान है उसको एक कमेटी बिठाते और कॉपी पेस्ट करके बना देते तो भी हो जाता। लेकिन संविधान सभा से न बना के फास्ट ट्रैक में बनाने का नतीजा ही ये होता है कि कहीं न कहीं एक्सीडेंट होता है। जो लोग इसको बनाए आज वही लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वही लोग इसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो बाकी लोग तो कैसे करेंगे? और ये जो संकट खड़ा हुआ है, सबसे बड़ा यहाँ पे चुनौती है कि चलो जिसको नागरिकता मिलना है मिले, नहीं मिले वो उसको छोड़ दिए कुछ देर के लिए। लेकिन अब आगे के लिए अगर ये जो राष्ट्रपति का कदम है इसको इसी तरह स्वीकार कर लिया जाए, इसी तरह स्वीकार करके चुनाव में चले जाए, फिर नई सरकार बने, नए राष्ट्रपति आए, तो ये तो पाकिस्तान वाली हालत हो जाएगी, अफगानिस्तान वाली हालत हो जाएगी, जहाँ जो मजबूत रहता है सत्ता अपने कब्जा में ले लेता है और बार बार लोकतंत्र की हत्या होती है। वही यहाँ पे शुरुआत होगी। तो सबसे पहला जो अब जरूरी कदम है कि राष्ट्रपति का इस कार्य को कैसे ठीक किया जाए, फिर कैसे संविधान के हिसाब से उसको पटरी पर लाया जाए, सबसे बड़ी चुनौती ये है। और ये जो अभी वर्तमान अवस्था, ये देखने पर लगता नहीं है कि पक्ष विपक्ष या खुद राष्ट्रपति अब एक पार्टी बन चुकी है तो कोई झुकने को तैयार होगा। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि नेपाल अब द्वंद्व में जाएगा और यहाँ पे बहुत दर्दनाक घटनाएं होने वाली हैं, बहुत दुखद घटनाएं होने वाली हैं। नेपाल के इतिहास में बात किया जाए तो ये सदैव अर्धपीय शांत प्रक्रिया से जाने के चाहता है, गया भी है और विभिन्न ठाव पे तकरीबन आंदोलन हो या कोई भी विरोध हो उसे शांति समझौता से ही उसे निराकार किया गया है। अब क्या लगता है आपको, क्या राष्ट्रपति टेबल करेंगी और यहाँ का जो शीर्ष नेता है उन लोगों से बुलाकर बातचीत करेंगी, या फिर यहाँ का जो शीर्ष नेता है वो राष्ट्रपति के यहाँ जाएंगे और ये कर देना चाहिए अथवा राष्ट्रपति के राजीनामा मांगना चाहिए, महाभियोग क्या होता है वो लगाना चाहिए, इसमें क्या तादुरता कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए, अगर मैं इसको खुल कर कहूँ बिना किसी लाग लपेट के, जी तो ये इस समय क्या राजनीतिक हिसाब से सबके लिए विन विन का सिचुएशन, जिसको राजनीतिक हिसाब से जिसको जो चाहिए, मधेशवादी दल को एक मुद्दा मिल गया आंदोलन करने के लिए, गठबंधन को राष्ट्रपति और केपी ओली का विरोध करने का मौका मिल गया, एमआईए को इसको राष्ट्रीयकरण करके राष्ट्र के हिसाब से बहुत अच्छा कदम करके दिखाने का मौका मिला। तो अपने अपने राजनीतिक धरातल पर सबको कुछ ना कुछ कहने का तो अवसर मिला, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का अवसर मिला। लेकिन जो मूल बात है नेपाल के संविधान को कैसे बचाया जाए, ये अब नहीं होने वाला है। अब ये डैमेज कंट्रोल मुश्किल है और इसके लिए सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जाएंगे, विरोध प्रदर्शन होगा, समर्थन प्रदर्शन होगा, लेकिन जो सही रास्ता था गाड़ी अब पटरी से उतर चुकी है। तो इसलिए अब स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है और यह इसी तरह प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते जाकर इस संविधान का फिर अवसान हो जाएगा। संविधान की ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसका भविष्य में परिकल्पना करने से तो बहुत ज़्यादा बड़ा भयावह इसका परिस्थिति दिखाई दे रहा है। भविष्य में आने वाला ये संकट को सोच कर परिकल्पना कर जो मनोस्थिति इतना चिंतित हो रही है, इस पे आपको कैसा लग रहा है? आने वाला भविष्य में ये कैसा संदेश देगा? आने वाला भविष्य में ये संविधान का रक्षा होगा या फिर पहला के जैसे संविधान को इसको भी फेंक दिया जाएगा, दूसरा फिर बनाया जाएगा, दूसरे तीसरे के लिए फिर उतना ही समय की बर्बादी होगा? क्या लग रहा है? देखिए, संविधान जो होता है किसी देश की आत्मा होती है और उस आत्मा को ही अगर कोई न माने तो शरीर में कुछ बचता नहीं है। जिस तरह पिछले कुछ घटनाक्रम आप देखिए, संविधान को भंग करना, अदालत द्वारा उसको जागृत करना,
परमादेश से सरकार गठन होना, 2 बार विधेयक पास करके भेजना, भेजने के बाद भी राष्ट्रपति के द्वारा उसको प्रमाणित नहीं करना, ये भी दिखा रहा है कि कहीं भी लोग संविधान को आत्मसात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे व्यक्ति जो शक्तिशाली है वो संविधान से बड़ा हो गया, और दुनिया में कहीं भी ऐसा सिस्टम चला है वह देश का संविधान का पतन हुआ है, वह देश गृह युद्ध में गया है, वहाँ पे हत्याएं हुई हैं, बंद हुआ है, हड़ताल हुआ है, वह देश गरीबी की रेखा से नीचे गया है। और यही रास्ता नेपाल का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे संविधान से ऊपर व्यक्ति है, उनकी शक्ति है, और यह कहीं किसी भी तरह से शुभ संकेत नहीं है। ये जो आप संकेत कर रहे हैं, तो ये पहले भी मधेश की जनता, मधेश के लोगों ने तो बताया था ये संविधान हम नहीं मानेंगे, ये संविधान में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये संविधान के बरखिलाफ है। और ये जाते जाते अंत तक है तो जो शीर्ष व्यक्ति है वही संविधान तो हमारे लिए ही नहीं है और संकेत ही कर दिया है। तो इसलिए ये लगता नहीं है कि अंतर जो गृह युद्ध आप बोल रहे हैं तो मधेश और पहाड़ अथवा यही हमारे ही समुदाय का और अन्य समुदाय का बीच में ये एकदम भयंकर युद्ध के जैसा हो सकता है। आने वाला ये हमारे पीढ़ी, हमारा संतति को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इस पे कोई कानूनी विचारधारा नहीं है, कोई कानूनी इस पे कहना तो अधिकार नहीं है। जैसे सर्वोच्च है अथवा और कानून है जिसे लगाकर राष्ट्रपति को ट्रैक पर लिया जाए, संविधान को रक्षा की जाए, अंतर्द्वंद से बचाया जाए, कोई है कि नहीं? अच्छा, एक चीज पर कल्पना कीजिए आप, दुनिया में जितने देश हैं उन देश में क्या होता है, एक दो कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनको उस देश के लोग मानते हैं कि यह अपना है, यह देश के बारे में सोचता है, और यह जब तक रहेगा हमारे देश का विकास होगा। नेपाल में जितने राजनीतिक दल हैं, जितनी पार्टियां हैं, जितने नेता हैं, जितने प्रमुख लोग हैं, क्या कोई ऐसा एक है जिस पर पूरे देश की जनता भरोसा करती है? क्या कोई ऐसा एक है जिससे पूरी जनता को लगता है कि हाँ ये हमारे लिए ठीक है, या मधेश हो, पहाड़ हो, हिमालय? और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे टुकड़े में बटे हुए नेता हैं, और उन नेताओं का कहीं न कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपना अपना ग्रुप है, अपना संगठन है, अपना उनका संपर्क है वहां पे। तो इस हालत में जहाँ सब लोग एक दूसरे से बटे हुए हैं, एक कोई नेता ऐसा नहीं है कि पूरे देश को जोड़ सके, पूरे देश की नजर उस पर हो कि हाँ यही हम लोग को बचा सकता है। जहाँ ऐसी अवस्था हो, उस जगह आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि देश में कोई ऐसा आदमी खड़ा होगा जो देश के लिए सबको एक सूत्र में बांधेगा? ये तो प्रयोगशाला हो चुका है नेपाल जी। आपका ये कहने का संकेत तो ये हो रहा है कि अब द्वंद्व विद्रोह का विकल्प और कुछ भी नहीं बाकी रहा है। ये अब तो इसी कदम के लिए देखिए, आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो विश्व समुदाय में नेपाल एक प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, जिसमें हर 10 साल में एक वायरस डाला जाता है, और उसके बाद वो 10 साल तबाही मचाता है, फिर उस 10 साल बाद उसको शांत करके दूसरा वायरस। अब 10-10 साल का हर दशक का आप देख लीजिए, तो नेपाल को न कभी शांति से रहने दिया गया है, न नेपाल में कभी लोकतंत्र को मजबूत होने दिया जाएगा। जिस दिन नेपाल मजबूत हो जाएगा, यह ऐसी जगह पर है बाकी सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु हो जाएगा। तो इसलिए इसको किसी न किसी तरह से हर 10 साल में एक वायरस डाला जाता है। पहला जो था जनयुद्ध था वो खत्म हुआ, अब ये नया वायरस डाला गया है, और यह द्वंद्व लंबा जाएगा फिर, और हम ही लोग इसी संविधान की तिलांजलि देंगे और सब बर्बाद करेंगे। जी, अब हम अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आप तो एक मधेश मामला के जानकार, उस पर आप राजनीतिज्ञ व्यक्ति, उसमें आप एक संचार जगत के कहीं ना दर्शकों तक काम करते आ रहे हैं, अभी भी कलम चलाते आ रहे हैं। कल जो हम लोग ये नज़ारा देखें, तकरीबन काफ़ी लोग एकदम गर्मा गर्म था, उन लोगों को जुबान से एक ही नारा निकल रहा था, राष्ट्रपति राजीनामा दें, शीतल निवास में आपका बैठने का कोई अधिकार नहीं है, आप जा सकती हैं, आप एमाले का कार्यकर्ता हैं। ये जो लोग धैर्यता अपना गुमा रहे हैं, उस पे उन लोगों को क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो अभी उच्छृंखल गतिविधि में ही उतर गए हैं, उसे सीधा सीधा बोला जाए, उसे आप रोकने के लिए, संयमता अपनाने के लिए क्या कहेंगे? मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना होगा, विरोध करने का अपना अधिकार होता है, लेकिन उसकी मर्यादा भी होती है।
हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर सकते हैं और मर्यादित तरीके से विरोध नहीं होना चाहिए। अगर एक पक्ष गलत करता है तो दूसरा पक्ष संयमित रहे तो बहुत बड़ा खतरा टला जा सकता है। नीतिगत हिसाब से विरोध कीजिए, जो अपना पॉइंट रखें, घंटा घर जाए, किसी चौक पर जाए, चौराहे पर जाए, शांतिपूर्ण तरीका से आप विरोध प्रदर्शन करें, अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये ठीक है। लेकिन इसके लिए तोड़फोड़ करें, दंगा करें, फसाद करें तो यह और ज्यादा भयावह होगा। हम लोग अपने देश को ही और ज्यादा खराब करेंगे। तो मेरा आग्रह होगा, अपील होगा बाकी सब लोग से कि हम लोग का लोकतांत्रिक अधिकार है, आप किसी चीज का समर्थन करें, किसी चीज का विरोध करें, उस ठीक है, लेकिन विरोध का तरीका सही होना चाहिए। उस तरीका को अपनाकर शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसा के रास्ते से आप अपना विरोध करें और ये संभव है, ये करना चाहिए। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इतना अच्छे विचार रख दिए, समय सांदर्भिक विचार प्रकट कर दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मुझे खुशी हुई। आपके और आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मधेस मामिलाका जानकार शिपु तिवारी। श्रोता साथीहरू, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जनताहरूमा कोलाहल छ र शान्ति नियन्त्रण हुन पुगेको छ। देशमा विद्रोह हुन सक्छ भन्ने सङ्केत देखिएको छ र देश गृहयुद्धमा फस्न सक्छ। हामी संयमता अपनाउन भन्छौँ। आजको समय सकिएको छ। प्राविधिक कक्षका साथी विशालसँगै बिदा हुन्छु। नमस्कार।